नमस्कार स्टूडेंट। हमने पिछले क्लास में भारत में पर्यावरण के प्रति जागरूकता और पर्यावरण विधि निर्माण व्यवस्था इसके बारे में पढ़े और भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए कितनी जागरूक हैं लोग, उसके संबंध में कौन कौन से कदम उठाए गए हैं लोगों ने, इसके बारे में पढ़ें। मगर आज हम पर्यावरण जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न, कहने का मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने या विश्व के विभिन्न देशों ने कौन कौन से ऐसे प्रयास किए जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, इसके संबंध में आज पढ़ेंगे। तो वर्तमान समय में पर्यावरण समस्या के प्रति संपूर्ण संसार या पूरे विश्व के लोगों में जागरूकता में वृद्धि हुई है। पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने एवं समाधान के लिए संपूर्ण विश्व में एक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का गठन हुआ है और वर्तमान समय में पर्यावरण शोध संरक्षण चेतना की दिशा में अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं कार्यरत है। पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व जगाने एवं जन चेतना को व्यापक बनाने के लिए विश्व के विभिन्न संगठनों ने विभिन्न प्रकार के कार्य करने का काम किया है, जिसमें सबसे पहला काम उन्होंने 1972 में स्टॉकहोम में 5 से 6 जून को पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया और इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि विश्व के सभी देश 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस को मनाएंगे। और इस पर्यावरण सम्मेलन में कुछ मुख्य बिंदु निकल कर आए हैं जिसके संबंध में उन्होंने चर्चा की, जिसमें सबसे पहला बिंदु उन्होंने ये ध्यान दिया कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने का संकल्प किया। पहला उन्होंने ये स्वीकार किया कि विश्व के सभी देश 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाएंगे। दूसरा कि दूसरे सम्मेलन बनाने का प्रस्ताव, दूसरा ये कि विश्व के हर साल इसी दिन सभी देश क्या करेंगे, एक पर्यावरण के बारे में चर्चा करने के लिए क्या करेंगे, सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव लिया। उसके बाद आता है मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य करने की योजना। कहने का मतलब एक मनुष्य के चारों ओर के जो वातावरण है उसे बेहतर करने के लिए चर्चा करना या उसके लिए योजना का निर्माण करना। उसके साथ साथ आणविक ऊर्जा अस्त्रों के परीक्षण पर रोक लगाना। कहने का मतलब ये कि जो परमाणु बम है या अणु बम है, जो इसका परमाणु या अणु है उसकी परीक्षण पर क्या करना, रोक लगाना। क्योंकि माना जाता है कि जो परमाणु या अणु है उसका जो परीक्षण है सिर्फ वो क्या करता है, वायुमंडल को दूषित न करके क्या करता है, पृथ्वी और जल दोनों को प्रदूषित करने का काम करता है, जिससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। और कहा जाता है कि जहाँ एक तरह से पूरे विश्व की औद्योगिक संस्थाओं से निकलने वाली जो वेस्ट है या व्यर्थ सामान है या व्यर्थ वेस्ट है, उससे निकलने वाली चीज़ें हैं और उससे जो प्रदूषण होते हैं वो एक तरफ है। दूसरी तरफ वहीं पर क्या होता है, जो परमाणु अणु बम है उसका परीक्षण, दोनों समान रूप से प्रदूषित करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये, जहाँ एक तरफ पूरे विश्व की इंडस्ट्री से निकलने वाली वेस्ट, दूसरी तरफ वहीं क्या है, एक परमाणु बम या अणु बम क्या है जिसका परीक्षण करने से क्या होता है, जितना प्रदूषण फैलता है वो दोनों एक समान होते हैं। इसलिए क्या है, परमाणु या अणु को की जो परीक्षण है उसको रोक लगाना इसका मुख्य बिंदु रहा। इसके बाद आता है संस्थागत वित्तीय व्यवस्थाओं को उपाय एवं निर्णय का प्रस्ताव। कहने का मतलब है कि जो संस्थाएं हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, उनके लिए क्या करना, उपाय ढूंढना और निर्णय ढूंढना, नए निर्णय का प्रस्ताव करना ताकि पर्यावरण को बेहतर किया जा सके। उसके बाद आते हैं मानवीय पर्यावरण पर घोषणा, कि मनुष्य के जो आसपास वातावरण में जो चीज़ें हैं उसके सब में क्या करना, घोषणा पत्र जारी करना। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई हेतु विभिन्न राज्यों के प्रशासन सरकारों को प्रेषित करने हेतु निर्णय लेना। कहने का मतलब है कि विश्व के विभिन्न देशों में पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सभी देशों को क्या करना, राज्यों के प्रशासन को और सरकारों को क्या करना, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए निर्णय प्रेषित करना, ये उसका मुख्य बिंदु रहा। इसी विषय पर ज़्यादातर चर्चा हुआ। मगर पर्यावरण स्टॉकहोम में पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय के अनुसार से जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप को प्रारंभ किया। इसका केंद्र केन्या में रखा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा समय समय पर दिए गए प्रस्तावों, सभाओं, गोष्ठियों एवं सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए व्यवहारिक रूप देना तथा नैरोबी शहर में 1977 में आयोजित मरुस्थलीकरण पर आयोजित संगोष्ठी में कुछ ऐसे विषय पर ध्यान केंद्रित करना जिसके आधार पर पर्यावरण को बेहतर किया जा सके। सबसे पहला इसमें विषय रखा गया था पर्यावरण में उनका विकास, दूसरा पर्यावरण का तंत्र, तीसरा प्राकृतिक आपदाएं, चौथा मानव स्वास्थ्य एवं आवास एवं बस्तियाँ। उसके बाद आते हैं स्वास्थ्य। इन सभी के विषयों पर क्या किया, ध्यान देने के लिए कार्यशाला एवं सम्मेलनों का आयोजन किया गया,
ये तो हो गया पहला जागरूकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए काम। दूसरा आता है, दूसरा जो काम किया गया था अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जैविक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1986 में स्थापित कर संपूर्ण पृथ्वी तंत्र को संतुलित करने के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कार्य के अंतःक्रिया को समझाना एवं वर्णन करना प्रमुख उद्देश्य रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो भौतिक है, जो वस्तु हम जिससे दे सकते हैं, रासायनिक जो हम जिसका उपयोग कर रहे हैं, और जो इस धरा पर है जैसे जीव जगत, उन सभी में क्या आपस में कौन से काम होते, क्रियाकलाप होते हैं, उस क्रियाकलाप को कैसे प्रभावित करते हैं, लोगों को कैसे प्रभावित करने का काम करता है, इस पृथ्वी को कैसे प्रभावित करने का काम करता है, उसको समझना और उसका वर्णन करना, उन उन सभी को क्या है, लोगों को पहुंचाना उसके ज्ञान को, और क्या करना, उसको समझना और उसको वर्णन करना, लोगों तक पहुंचाना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। सबसे पहला इसमें यह है कि पूर्व विश्वव्यापी परिवर्तन, के कहने का मतलब है कि जैसे पहले था उसमें कुछ परिवर्तन लाना। उसके बाद आता है समताप मंडल, क्षोभ मंडल, अंतःक्रिया, जैव मंडल। इन सभी में क्या करना, कौन सी क्रियाएं होती उसको हम सबको समझाना। विश्वव्यापी सागरी प्रकाशीय क्षेत्रों का अध्ययन, कहने का मतलब ये है कि विश्व के सभी क्षेत्रों में जो सागर है या समुद्र है, उसके क्षेत्रों को क्या करना, अध्ययन करना। विश्वव्यापी संयुक्त सागरीय परिवर्तनों का अध्ययन, कहने का मतलब है कि जो समुद्र में आज वर्तमान समय में परिवर्तन आ रहा है उसके बारे में जानना। उसके बाद आते हैं पार्थिव परितंत्र एवं विश्वव्यापी परिवर्तनों का अध्ययन, कहने का मतलब ये है कि जो आज वर्तमान समय में या प्राचीन काल से जो घटना घट रही है और आज वर्तमान समय में जो घटना घट रही, उन घटनाओं का परिवर्तनों का अध्ययन करना। तथा तटीय क्षेत्र में भूमि एवं सागर के अंतःक्रिया का अध्ययन, कहने का मतलब है कि समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र है, और उसके बाद आते हैं सागर, जो समुद्र है उसके में दोनों में जो क्रियाएं हो रही है वर्तमान समय में, उसको अध्ययन करना। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वायुमंडल रसायन परियोजना, कहने का मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वव्यापी वायुमंडलीय रासायनिक परियोजना। कहने का मतलब है कि आज वर्तमान समय विश्व के बहुत सारे देश है, कुछ समय पहले विश्व के सभी देश क्या करते हैं, वायुमंडल में या वायु में क्या करते थे, परीक्षण करने का कार्य करते हैं, परमाणु बम को या विभिन्न प्रकार की। तो उसकी जो रसायन परियोजना है उसके पे बात करना। उसके बाद है जलीय चक्र के जैवमंडल पक्ष का अध्ययन करना, इसके संबंध में चर्चा करना। अगला जो सम्मेलन हुआ, अगला इसके बाद उसके संबंध में चर्चा हुआ, वो पृथ्वी सम्मेलन 1972 में हुआ, स्वीडन में आयोजित किया गया। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस के पश्चात ब्राजील की राजधानी रियो डिरो में वर्ष 1992 में 3 से 14 जून तक पृथ्वी सम्मेलन शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन में कार्यसूची 21 जैव संरक्षण संधि प्रमुख तथ्य थे। इस सम्मेलन में 150 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्यावरण के संबंधित विभिन्न समस्याओं पर विचार किया गया। यह सम्मेलन 21वीं शताब्दी के भविष्य का पर्यावरणीय प्रारूप तैयार करने के लिए आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों को पर्यावरण के प्रति सचेत करने में सफल रहा तथा संसार के सभी देशों के नागरिकों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति सोचने के लिए विवश किया। वर्ष 2002 में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में द्वितीय विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन विश्व स्तर पर पर्यावरण के निरंतर विकास संबंधी जागरूकता के सफल रहा। कुछ विकसित देशों ने विकासशील देशों को पर्यावरण अवनयन के लिए उत्तरदायित्व माना, या कहने का मतलब है कि पर्यावरण के ह्रास होने का उत्तरदायित्व माना और पर्यावरण अध्ययन के निवारण के लिए और संरक्षण के लिए सचेत किया। उसके बाद आता है चौथा, मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम। तो वर्ष 1970 में मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य जीवमंडल में पारिस्थितिक संसाधनों का उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए उपायों का खोज करना एवं मनुष्य के कार्यों एवं प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया को कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान खोजना। यह कार्यक्रम मनुष्य एवं पर्यावरण के बीच संपूर्ण संसार में सुधार लाने के लिए प्रयास किया गया था। उपयुक्त इन सभी सम्मेलनों एवं कार्यक्रम के अतिरिक्त वर्ष 1994 में जापान में याकोहामा में विश्व के सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में प्रकृति पर्यावरण विनाश क्षति को रोकने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक कार्य योजना तैयार किया गया तथा यह पूर्ण रूप से स्पष्ट किया गया है कि पर्यावरण की क्षति को रोकने के लिए गरीबी उन्मूलन एवं पोषी विकास तथा पर्यावरण संरक्षण प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। और वर्ष 1997 में जापान में क्योटो शहर में सम्मेलन आयोजित कर संपूर्ण पृथ्वी पर तापमान वृद्धि को रोकना, नियंत्रित करना तथा
इस हेतु अनेक सुझाव पर सहमति बनी। कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे ऐसे उपाय ढूंढे गए जिसके माध्यम से क्या किया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या किया जा सके जो पर्यावरण की जो ह्रास होती जा रही है उसको रोका जा सके। उसी प्रकार से प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन, कहने का मतलब है कि गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिक एवं अन्य संरक्षण हेतु वैज्ञानिकों की एक ऐसी संस्था जो जैविक साधनों के बचाव एवं संतुष्टि के लिए क्या है, प्रयत्नशील है। इस संस्था का गठन 1948 में किया गया, जिसका मुख्यालय मोरजेम स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था के 450 से अधिक सदस्य हैं एवं 700 अधिक इसके विशेषज्ञ। इसके अंतर्गत लगभग 100 देशों की गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के लगभग 6 आयोग हैं और इस संस्था के विशेषज्ञ नियुक्त हो रहे हैं जीवधारियों को सुरक्षा करना या वातावरण संबंधी नीति, नियम एवं प्रशासन तथा वातावरणीय शिक्षा आदि नियमों पर अपनी राय प्रदान करना इसका कार्य माना जाता है। उसके साथ साथ अगला आता है विश्व वन्य जीव कोष। इस संस्था की स्थापना 1961 में स्विट्जरलैंड में की गई, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक वातावरण जीवमंडल को जीवधारियों को संरक्षण प्रदान करना। इस अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संस्था के 5 महाद्वीपों में राष्ट्रीय संगठन है और विश्व वन्य जीव कोष का प्रमुख उद्देश्य बिगड़ रहे पर्यावरण के दुष्परिणामों की तरफ जनता का ध्यान खींचना तथा विश्व के जितने भी जीव हैं सभी जीवों को क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना और यथासंभव नैतिक एवं आर्थिक योगदान हेतु प्रोत्साहित करना। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम। तो जैव समस्याओं के निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम संगठन का निर्माण किया गया 1963 में और 1967 में विश्व के 38 देशों ने इस कार्यक्रम में सहयोग देने एवं शामिल होने के लिए सहमति दी और इस संस्था के कार्यक्रम का शुभारंभ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ सिग्निफिकेंस यूनियन के द्वारा किया गया। उसके बाद आता है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। इसकी स्थापना 1970 में की गई, जो संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी है। यह पर्यावरण की वायु, जल, ठोस अवशिष्ट, विकिरण, शोर तथा कीटनाशकों से रक्षा करती है। अगला जो कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप 5 जून से 12 जून तक 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुए पर्यावरण गोष्ठी का परिणाम है। मानव पर्यावरण सम्मेलन की सफलता के पश्चात 15 सितंबर 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नामक संस्था का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा हेतु किए जा रहे प्रयास को नेतृत्व प्रदान करना एवं उद्देश्यों के माध्यम से रक्षा हेतु पर्यावरण सहयोग एवं भागीदारी की भावना में वृद्धि करना, ये उसका काम है। उसके साथ साथ है आधुनिक समाज की चुनौती से संबंधित समितियाँ। इस समिति की स्थापना नाटो देशों की द्वारा 1969 के मानव पर्यावरण संबंधी समस्याओं को अध्ययन करने के लिए उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया, जो हानिकारक अपशिष्ट का निस्तारण, तत्ववर्ती जल प्रदूषण, अंतरस्थलीय जल वायु प्रदूषण, दूषित जल के शोध की आधुनिक तकनीक आदि विषयों पर निगरानी रखता है। उसके बाद है पर्यावरण विकास की विश्वव्यापी आयोग। इस आयोग के गठन 1984 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के अनुसार से अनुगमन पर पर्यावरण का विकास मुद्दों पर पुनरीक्षण हेतु इसका प्रस्ताव को सूत्रबद्ध करने के लिए स्थापित किया गया है। यह आयोग पर्यावरण मुद्दों पर व्यक्तियों की प्रतिबद्धता, ज्ञान के स्तर, ऐच्छिक संगठनों एवं सरकारी संगठनों का कार्य निर्धारण करने का काम करता है। उसके बाद आता है हैबिटाट सम्मेलन। इस सम्मेलन का आयोग यूनेप द्वारा सन 1976 में किया गया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि विश्व में जीवमंडल एवं महासागरों को प्रदूषण से बचाया जाना है तथा इन सभी पर्यावरण संसाधनों का अनुचित शोषण बंद करने हेतु सभी देशों को संयुक्त प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आता है हेंग सम्मेलन। नीदरलैंड के हेंग में 24 देशों द्वारा 11 मार्च 1989 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसको हेंग सम्मेलन कहा जाता है। इस घोषणा में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे देशों को उचित एवं विशेष सहायता प्रदान की जाएगी जिन्हें पर्यावरण संरक्षण करने हेतु असाधारण एवं विशेष आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। द्वितीय हैबिटाट सम्मेलन 3 जून 1996 को तुर्की के हस्तानुबुल नगर के संयुक्त राष्ट्र की द्वितीय हैबिटाट सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें अंतिम दस्तावेज हैबिटाट एजेंडा कहा जाता है। इस एजेंडा के माध्यम से 21वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों में
विश्व के सभी गांवों, नगरों एवं शहरों में समुचित विकास हेतु सभी स्तरों पर कार्यवाही एवं मार्गदर्शन की उम्मीद की गई थी। उसके बाद विश्व जलवायु सम्मेलन सर्वप्रथम 1979 में जलवायु सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर विशेष चर्चा हुई। इसके पश्चात 1988 में इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई, जिसमें पर्यावरण की में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर बनाए रखने में समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना। इसके बाद सितंबर 1997 में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज द्वारा जापान में क्योटो नगर में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में वर्ष 1990 के स्तर से अमेरिका को 7%, जापान को 6% एवं यूरोपीय देशों को 8% कटौती करने की बात कही गई थी। उसके बाद आते हैं जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन हेतु सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया। इसके बाद जुलाई अगस्त 2001 में 36 बैठकों की आयोजन किया गया, जिसमें स्थायी विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों विशेषज्ञों द्वारा नए विचार प्रस्तुत किए गए। और सितंबर नवंबर 2001 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हेतु संबंधित मुद्दों की पहचान के लिए 5 क्षेत्रीय प्रारंभिक समितियों की बैठक आयोजित की गई, जिसके पश्चात प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित मुद्दों में परीक्षण तथा भविष्य के लिए प्राथमिकता की पहचान की गई। दिसंबर 2001 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन में आकलन योजना का प्रसारण किया, जिसके तहत 10 वर्षों के दौरान स्थायी विकास की प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति एवं बाधाओं की समीक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान द्वारा एक महत्वपूर्ण आकलन योजना बनाई गई और इसे जरूरी भी बताया गया। जोहान्सबर्ग सम्मेलन हेतु प्रारंभिक समिति की दूसरी बैठक 28 जनवरी 3 फरवरी 2002 तक हुई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव की आकलन रिपोर्ट पर विचार करने हेतु प्रारंभिक समिति तीसरी बैठक आयोजित की गई तथा इस सम्मेलन हेतु मंत्री स्तरीय चौथी बैठक 27 मई से लेकर 7 जून तक 2002 तक इंडोनेशिया में आयोजित की, जिसमें विश्व के नेताओं द्वारा विचार किए जाने वाले मुद्दों पर सहमति बनी। और अंत में 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2002 कहा जाता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अगर दृष्टिकोण से अगर देखें तो भारत का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख अभिकरण के रूप में काम कर रहा है। दक्षिण एशियाई सहयोग पर्यावरण कार्यक्रम एवं समाकलित पर्वतीय विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय केंद्र तथा प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों, क्षेत्रीय समूह एवं बहुउद्देशीय संस्थानों के लिए एक प्रमुख अभिकरण के रूप में काम कर रहा है। मंत्रालय एवं उनके अभिकरण को विभिन्न देशों में स्वीडन, नीदरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान आदि पर्यावरण संरक्षण एवं के कार्यक्रमों द्वारा पर्यावरण के संरक्षण और नया रोकथाम के लिए चेतना को विकसित करने के लिए सहायता प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय आधार विभिन्न संयुक्त राष्ट्र या अन्य बहुपक्षीय अभिकरण, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक के द्वारा पर्यावरण के अन्य प्रोजेक्ट के लिए धन एवं अन्य सहायता प्राप्त होती है। भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों में पर्यावरण जन चेतना जागरूकता के लिए कुछ बिंदु को स्वीकार करना और उस पर काम करने के लिए आवश्यक उन्होंने समझा है, जिसमें उसमें सबसे पहला उन्होंने ये आवश्यक समझा कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति पूर्ण रूप से सबको ज्ञान होना जरूरी है। जब तक सबको ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पर्यावरण को सुरक्षित नहीं रख सकते। उसके बाद उन्होंने ये समस्या को उन्होंने जरूरी समझा कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं को निराकरण और समाधान करने की क्षमता होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के या उसे सुधारने की अगर क्षमता नहीं है तो आप बेहतर भविष्य की कामना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्रमुख परिस्थिति की अवधारणाओं को ज्ञान को विकसित करना। कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय के लिए क्या करना, नए नए सोच या अवधारणा को क्या करना, ज्ञान को विकसित करना, तभी हम बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या इस प्रकार के उपाय करना जो उच्च शिक्षा के स्तर पर प्रत्येक छात्र छात्राओं को पर्यावरण के क्षेत्र में भविष्य में सुधारने और विकास करने के बारे में चिंतन उत्पन्न होना जरूरी है। उसके बाद यह है गहन एवं खोजपूर्ण चिंतन और अनुभवों का उपयोग करना। कहने का मतलब है कि सभी को क्या करना, इसके विषय में जानकारी प्रदान करना। ये क्या हुआ, कुछ कार्य है जो विश्व के विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के द्वारा किया गया। मगर क्या पर्यावरण संरक्षण में व्यक्तिगत भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है? तो हाँ, आज वर्तमान समय में मानव के विकास के लिए क्या प्राकृतिक संसाधन सभी के लिए आवश्यक तत्व एवं उपयोगी है।
इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के तत्वों को मानव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, अपने विकास के लिए इसको उपयोग करता है। और इसका इन तत्वों का दुरुपयोग आर्थिक दोहन का परिणाम संपूर्ण मानव जाति को इसका क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कानून भले तो बना दिए गए हैं, फिर भी हमें क्या करना होगा, मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से वातावरण संरक्षण में अपना योगदान देना जरूरी है, जिसमें पर्यावरण पर्यावरण के अवनयन, उसके नाश, उसके सर्वनाश को रोका जा सके। यह कहा जा सकता है कुछ नियम हैं या कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या कर सकता है, पर्यावरण को व्यक्तिगत रूप से क्षरण होने से या उसको नुकसान होने से बचा सकते हैं। जिसमें सबसे पहला ये है कि हमें क्या करना चाहिए, वनों को नष्ट होने से बचाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें क्या करना चाहिए, वनों को काटने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ ईंधन के वैकल्पिक साधनों का उपयोग करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तापीय ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि हमें अगर क्या करना है, पर्यावरण को अगर सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ऊर्जा के जो वैकल्पिक स्रोत है, वैकल्पिक स्रोत कहने का मतलब है जिसके स्थान पर हम दूसरे चीज़ों को उपयोग कर सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि आज वर्तमान समय में गैस है, एलपीजी गैस है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या कहा जा सकता है वैकल्पिक, उसका भी वैकल्पिक स्रोत है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वर्षा का जल, भूजल उचित उचित उपयोग में जल संरक्षण करके तथा व्यर्थ रूप में जल को बहने से बचा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो वर्षा का जल है उसको रोक कर, बहने से रोक कर क्या कर सकते हैं, उससे नहाने के लिए या अन्य उपयोग करने के लिए उसे बचाया जा सकता है। और ज़्यादा जहाँ तक हो सके जो भूमिगत जल है उसको कम से कम उपयोग करके क्या कर सकते हैं, आने वाले समय के लिए हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। उसके साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण या 2 से अधिक बच्चों को पैदा नहीं करके भी क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, हम उतनी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ करेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जनसंख्या को भी नियंत्रित करना चाहिए। व्यक्तिगत तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या है, नवीकरण संसाधनों का अधिक उपयोग करके, नवीकरण कहने का मतलब है कि जिसे दोबारा बनाया जा सके, जो नष्ट ना होता हो, इन संसाधनों को क्या करके ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को व्यक्तिगत तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ खनिज का कम से कम और केवल आवश्यक दोहन उपयोग करके, कहने का मतलब है कि जो चीज़ें जो पृथ्वी के जो पृथ्वी के अंदर से निकलती है, खनिज, हम उसे क्या कर सकते हैं, कम से कम या केवल जब जरूरत पड़ती तब हम उसी का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ है चारागाह के स्थान के अलावा अन्य स्थानों पर पशुओं के चारण नहीं करा कर। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर पशुएं चरती है, उससे क्या होते हैं, पशुएं पेड़ पौधे को खा जाती है। खा जाने के कारण क्या है, जो पौधे पेड़ बन जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, पौधे पेड़ बन जाना चाहिए, वो क्या होते हैं, पशुओं से चर जाती है या उसे खा जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो आवश्यकता है हमें पेड़ों की वो कम हो जाती है। इससे लेकर हम क्या करना चाहिए, चारागाह के स्थान पर अन्य जगहों पर पशुओं को चारण नहीं कराना चाहिए, उसे ले जाना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ कृषि कार्य में कम रासायनिक उर्वरक का, कीटनाशकों का एवं जीवनाशकों का कम से कम उपयोग करके पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है और उसकी समस्या को बचाया जा सकता है। ये तो हो गई व्यक्तिगत तरीके से हम क्या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तिगत भूमिका क्या हो सकती है। मगर आज वर्तमान समय में देखें तो जिस तरीके से वर्तमान समय में क्या है, विश्व की जो आधी जनसंख्या है, जो महिला को आधी जनसंख्या कहा जा सकता है, तो पर्यावरण में क्या महिलाएं भी पर्यावरण को सुरक्षित रखने में, उसे संरक्षित रखने में उसकी भूमिका हो सकती है। तो वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अत्यधिक रूप से जागरूक है, ऐसा माना जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण राय या भूमिका निभा रही है। तो भारतीय महिलाएं न केवल गृहस्थी का कार्य करती है, बल्कि शिशु का पालन पोषण करती है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में संरक्षण में अपना योगदान देती हैं। महिलाएं प्रकृति में पर्यावरण के प्रति या पर्यावरण के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं, और प्राचीन समय से ही महिलाएं अभी तक धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रही है। जैसे कि सबसे पहले अगर देखें तो गृहिणी के रूप में पर्यावरण संरक्षण, भारत में प्रत्येक वर्ष महिलाएं गृहिणी है तथा प्रत्येक घर में एक इकाई होता है। यदि घर का पर्यावरण शुद्ध, स्वस्थ एवं स्वच्छ होता है, तभी हम क्या करते हैं, सामुदायिक पर्यावरण क्षेत्र में, गाँव शहर में अधिक सुधार एवं भी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि महिलाओं में जन चेतना, पर्यावरण के संरक्षण की भावना जागृत करने की आवश्यकता है, कि भारतीय महिलाएं जल, ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों को उचित उपयोग करें तथा घर के सभी प्रकार के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं का उचित निस्तारण करें, और घर के आसपास को स्वच्छ रखें, गंदगी को दूर रखें,
यदि जिस घर में बगीचे आदि का स्थान उपलब्ध है तथा वृक्ष हरियाली पौधे लगाएं लगाएं तथा जल जल एवं ऊर्जा के दुरुपयोग से रोकें और घर के प्रत्येक सदस्य को पर्यावरण के प्रति सचेत करें। घर की महिलाएं एवं परिवार के अन्य सदस्य पर्यावरण को रहने योग्य बना सकते हैं और रोगों को दूर भगा सकते हैं और प्रत्येक सदस्य को स्वस्थ रख सकते हैं। उसके साथ साथ जल वायु एवं ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। तो जल वायु एवं ऊर्जा ऊर्जा से होने वाले प्रदूषण उसके जो प्रकोप है अन्य अन्य समस्याओं को रोकने के लिए महिलाओं की भूमिका अहम होती है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो महिलाओं को और अधिक प्रशिक्षित करना आवश्यक है। भारत के अधिकांश गांवों एवं अन्य क्षेत्रों में लकड़ी गोबर के बने उपले कंडे जलाकर भोजन पकाया जाता है। जल जल दूध को गर्म किया जाता है और लकड़ी आदि से जलने वाले पर्यावरण को धुआं फैलता है जो कि महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए घर परिवार के लिए सदस्यों के लिए सामुदायिक पर्यावरण पर एक गलत प्रभाव पड़ता है। अतः इससे बचने के लिए धुआं रहित चूल्हों गोबर गैस संयंत्र से नियमित गैस का उपयोग करना तथा इस प्रकार से इसका उपयोग करके क्या किया जा सकता है पर्यावरण को ठीक रखने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ घर घर के उपयोग में आने वाली पेयजल को वस्त्र धोने एवं अन्य कार्यों को उपयोग होने वाली जल से अलग रखना चाहिए और जल के साथ घर की गंदगी निस्तारण नहीं करना चाहिए और गंदे लाने एवं अन्य प्रकार की गंदगी जल स्रोतों से नहीं मिलना चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं वन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका। तो भारतवर्ष में आदिवासी ग्रामीण जनजाति महिलाएं वनों वृक्षों एवं पौधों के प्रति अधिक सचेष्ट है या उस पर रुचि रखती है। वह समझती है कि वन वृक्ष उसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है। आदिवासी ग्रामीण जनजाति की महिलाएं कभी कभी वृक्षों को जड़ से नष्ट नहीं होने देती क्योंकि इन महिलाओं को मालूम है कि वृक्ष एवं पौधे वन उनका जीवन है और उनके दैनिक जीवन के साथी है। इन वृक्षों और पौधों को उनके ईंधन की अतिरिक्त भोजन की वस्तुओं फल बीज कंद मूल आदि स्वास्थ्य ठीक करने के लिए औषधियों के प्राप्त होते। इसके अतिरिक्त पशुओं को आहार भी प्राप्त करते। शासन एवं जनमानस को चाहिए कि महिलाओं को वनों वृक्षों पौधों के लिए संरक्षण के लिए अधिक जागरूक करें जिससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। ऐसे कुछ काम है जो हम जागरूकता फैलाकर क्या कर सकते हैं पर्यावरण को बचाया जा सकता है। उसके साथ साथ पर्यावरण के को बचाने के लिए कुछ अधिनियम का निर्माण करना जरूरी है। तो इसी प्रकार से कुछ क्या है पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लाने के लिए क्या गया है कुछ अधिनियम का निर्माण किया गया है पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए 1972 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में मानवीय पर्यावरण के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो इसमें भी क्या है कुछ नियम एवं कानून का निर्माण कराया गया था। तो उसी प्रकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 23 में 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को भोपाल गैस त्रासदी 1984 को परिछाया के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं विनाश को बचाने के लिए कुछ अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम पर्यावरण संबंधी परिवेश को सुरक्षात्मक एवं रचनात्मक सुधार के लिए किया गया था जिसमें सबसे पहले केंद्रीय सरकार को प्रदत्त अधिकार पर्यावरण प्रयोगशाला को स्थापित करना, पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, पर्यावरण गुणवत्ता का संरक्षण करना और पर्यावरण प्रदूषकों की निकासी की सीमा का निर्धारण करना। ऐसे बहुत सारे जो उपाय है जो इसके संबंध में क्या किए गए हैं काम किए गए हैं। मगर इस अधिनियम के कुछ दोष भी हैं इसमें इस अधिनियम के कुछ गुण है और कुछ दोष भी बताए गए हैं जिसमें पहला इसका गुण बताया गया पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए अधिनियम में कठोर से कठोर दंड की प्रावधान किया गया है। प्रदूषण प्रावधानों को जल एवं वायु तक न सीमित रखकर इसका विस्तार किया गया है। उसके साथ साथ क्या केंद्रीय सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों एवं कारखानों को बंद करने की शक्तियाँ प्रदान की गई है। व्यक्ति कंपनियों के साथ साथ सरकारी विभागों को भी इस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है। घातक संकट में उद्योग एवं पदार्थों एवं पर्यावरण आपदाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है मगर इसके कुछ नुकसान भी हैं या कुछ इसके दोष भी हैं। अधिनियम संबंधी सभी शक्ति केंद्रीय सरकार को दी गई है। इस कारण से सभी राज्यों को पर्यावरण एवं संरक्षण शीघ्रता नहीं हो पाएगा। किसी भी उद्योग एवं कारखानों को प्रारंभ करने के पहले पर्यावरणीय मूल्यांकन करने का प्रावधान इस नियम में नहीं है। कंपनियों के लिए संवैधानिक मानक बहुत कम है। उसके साथ साथ वनोन्मूलन परिस्थिति और संतुलन पर्यावरण ऊर्जा संस्थापन को उल्लेख अधिनियम में नहीं है। इस प्रकार से कुछ ऐसे काम हैं जिस इस तरीके से इसमें उपाय को बेहतर तरीके से अपनाया नहीं गया है। ये कुछ पर्यावरण के संबंध में किए गए कुछ काम हैं। आज का क्लास बस इतना ही। कल हम फिर अगले क्लास में पर्यावरण हेतु आवश्यक वर्तमान दृष्टिकोण क्या होना चाहिए उसके साथ साथ हम क्या करेंगे जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और जलवायु सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे।
इस और पर्यावरण के सोच का बढ़ता दायरा, आज वर्तमान समय में लोगों की सोच क्या है, उसके संबंध में कल अगले क्लास में पढ़ेंगे।